नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मोहन यादव जी की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जिन्होंने मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले ही मज़ारों से या लाउड स्पीकर उतरवाना, गलत मज़ारें खड़ी हैं उनको तुड़वाने का आदेश, आवाज़ कम करने का। हालांकि मेरा मानना ये है कि ये आवाज़ कम करने का फार्मूला कभी चलेगा नहीं। आवाज़ बंद करना, उस पर रेगुलेशन कोई जारी हो और पुलिस की परमिशन से ही ये चलाए जाएं। जब किसी के यहाँ शादी, बारात, फंक्शन कुछ ऐसा हो या कोई कार्यक्रम स्पेशल रखा जाए तभी लाउड स्पीकर, अदरवाइज लाउड स्पीकर पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। कोई भी नहीं चलाएगा, ना मंदिर में चलाएगा, ना मस्जिद में चलाएगा, ना गुरुद्वारे में चलाएगा। सीधा सीधा उनमें आप अपने मैनुअल सिस्टम को डेवलप करिए, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। जब ये रेगुलेशन आएगा तभी मंदिरों से या तभी मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर बंद होंगे, नहीं तो दिन में 5 बार एक इस्लामाबाद बनाकर रखते हैं ये और लगातार बजाते हैं। खैर, मोहन यादव जी ने सराहनीय कदम उठाया, आदेश दिया। इसके बाद आज एक वीडियो वायरल हुआ, मोहन यादव जी का स्टेटमेंट आया और मोहन जी का स्टेटमेंट ये आया कि भाई गरीबों की सरकार है, आम आदमी की सरकार है। मेरा मंतव्य दूसरा है इसमें। उनकी बात से मैं सहमत हूँ पूर्ण रूप से और उनके इस आदेश से भी सहमत हूँ। ये आदेश आने चाहिए थे, लेकिन उससे पहले एक बात समझनी चाहिए। 1887 1887 वुडरो विल्सन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रोफेसर माने जाते थे। वुडरो विल्सन जो कि अमेरिका के यूएसए के राष्ट्रपति हुए। वुडरो विल्सन वो पहले व्यक्ति थे, ऐसा कहा जाता है आज के समय पर, जो आज का युग चल रहा है। मैं हमारे वेदों पुराणों के समय की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर सब कुछ अलग अलग है। वहाँ बहुत क्लियरली डिफाइंड है सब कुछ, और लॉ अलग है, लॉ एंड ऑर्डर अलग है और बाकी व्यवस्था अलग है। राजा के कर्तव्य अलग हैं, पुरोहित के कर्तव्य अलग हैं, राजा की समिति अलग है, राजा का सभा अलग है। वो सब कुछ बना हुआ है जो आज तक अभी भी डेमोक्रेसी में नहीं हो पाया। वो प्योर डेमोक्रेटिक राज्य वहाँ पर चलता है। लेकिन जो वुडरो विल्सन, जो आज का बेवेरियन मॉडल है, मार्क्स वेबर ने जो शुरू किया, और मार्क्स वेबर से मैं लगातार कहता हूं कि वो एक ऐसा मॉडल बनाया उसने ब्यूरोक्रेसी का जिसमें छेद ही छेद थे। और उसका कारण था कि इंग्लैंड या यूरोपियंस, ईसाई पूरे संसार पर शासन कर रहे थे और उनका उद्देश्य वहाँ पर बसने का नहीं था। उनका उद्देश्य वहाँ से वेल्थ को ड्रेन करने का था, वहाँ से लूट खसोड़ करके इंग्लैंड कैसे लाया जाए। कुछ तो नंबर 1 में आएगा और कुछ अधिकारियों के द्वारा, जो कर्मचारी नियुक्त होंगे उनके द्वारा लूट कर लाया जाएगा। जो उनके द्वारा लूट कर लाया जाएगा वो भी आफ्टर ऑल तो जीडीपी इंग्लैंड की ही बढ़ाएगा, आफ्टर ऑल जीडीपी तो यूरोप की ही बढ़ाएगा। इसलिए वो मॉडल ही कुछ ऐसा बना था जिसमें राजा के कर्मचारी, कर्मचारियों के कर्मचारी और उनके कर्मचारी शासन कर रहे थे। यानी कि चौथी पीढ़ी, चौथे दर्जे के कर्मचारी भारत में शासन कर रहे थे और वो राजाओं के भी कर्मचारी राजाओं के ऊपर बैठे हुए थे। भारत के राजाओं के ऊपर, भारत के सम्राटों के ऊपर, भारत के बादशाहों के ऊपर वो जाकर बैठ गए। जो वहाँ चौथी कैटेगरी के अधिकारी उन्होंने कहा। कुल मिलाकर उनको आदमियों की ज़रूरत थी और पूरे 57 देशों पर उनका शासन हुआ करता था। कैसे फिल्ट करें, तो वो ऐसे करके भेजते थे कि भाई जो सबसे लोअर कैटेगरी भेज दो, चलो ठीक है। और उसके अलावा उस देश में जिसमें वो जाते थे वहाँ पर भी गुलाम तैयार कर लेते थे, वहाँ पर भी अपने चाटुकार तैयार कर लेते थे, वहाँ पर भी उनकी बात मानने वाले तैयार कर लेते थे। इसी बात को ये जो मैकाले मॉडल हम कहते हैं, मैकाले एजुकेशन प्रणाली है, वो तैयार करते थे, जिसकी वजह से उनके गुलाम या उनके चाटुकार तैयार हो जाएं और वो उनके लिए काम करें, ना कि देश के लिए, ना समाज के लिए, ना अपने राष्ट्र के लिए। केवल काम करें तो वो उनके लिए करें। अब वो उस मॉडल में लूट खसोड़ खूब थी। नंबर 1 से कुछ जाएगा तो जो चौथी कैटेगरी के लोग काम करने वाले थे भारत में, और 5वीं 6ठी कैटेगरी तो भारत के दासों की कह लीजिए, जो उनके नौकर थे, और राजाओं को कैसे भी कर लीजिए, ये यहाँ नोचेंगे, कुछ रिश्वत लेंगे, लेकिन कुछ तो रेवेन्यू जमा करेंगे। कुछ रेवेन्यू गया तो ऐसे चाहते जाते राजा के पास वहाँ के जो गया वो थोड़ा सा हिस्सा जाता था, बाकी सब बीच में खा लिया जाता। लेकिन राजा को क्या सेटिस्फेक्शन था कि उसकी जीडीपी एटलीस्ट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लेकर जाएंगे वो। ये बेवेरियन मॉडल था। इस बेवेरियन मॉडल के ऊपर एक मॉडल खड़ा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट खड़ा किया गया या डिवीज़न किया गया 1887 में वुडरो विल्सन के द्वारा, जो कि बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने।
उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ दोनों को अलग अलग कहा। उन्होंने कहा कानून बनाने वाले लोग अलग होना चाहिए और उसका पालन करने वाले अलग होना चाहिए। जो लोग कानून बना रहे हैं वो पालनकर्ता नहीं होने चाहिए, जो पालन करने वाले हैं वो कानून बनाने वाले नहीं होने चाहिए, और पब्लिक जो प्रशासन है वो अलग ही होना चाहिए। लेकिन पब्लिक प्रशासन अलग होने का मतलब बेबेरियन मॉडल तो नहीं होना चाहिए था। बेबेरियन मॉडल में पब्लिक प्रशासन अलग हुआ तो वो लॉ बनाने वाले के ऊपर भी बैठ गया। आज भी हमारे देश में भी वही कुछ चल रहा है कि जो प्रशासन करने वाले लोग हैं, क्योंकि उस समय राजाओं के ऊपर भी कौन बैठा था, राजाओं के ऊपर भी उनका चतुर्थ क्लास का कर्मचारी बैठा हुआ था। वो राजा को आदेश देता था, राजा उसके अनुसार नहीं करता था तो वो राजा को बदल देता था, और जितने अत्याचार कर सकता था उतने अत्याचार करता था। वो कर्मचारी अपने सपोर्ट में जनता को ले आता था। क्यों? क्योंकि उसने सिस्टमेटिक तरीके से भारत में जातिवाद, भारत में संप्रदायवाद, भारत में क्षेत्रवाद और तमाम तरह के ऐतिहासिक चीज़ें लिखकर भारत के लोगों को डिवाइड कर रखा था। और उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, और दूसरी पॉलिसी थी लैप्स नीति, यानी कि अगर आपका उत्तराधिकारी नहीं है तो सरकार बैठ जाएगी, सरकार उसकी ओनर हो जाएगी। बाकी में सब आप रहिए, लेकिन आप ओनर नहीं रहेंगे, आप वसूली करने वाले इंटरमीडिएट रहेंगे और चतुर्थ क्लास कर्मचारियों को वसूली करके देंगे। ये चतुर्थ क्लास मतलब कैटेगरी 4 के जो कर्मचारी भारत में काम करते थे, ये कर्मचारी ही सब कुछ थे। आप सोच लीजिए, और ये तो परमानेंट है, राजा को उठाया बैठाया जा सकता है। डेमोक्रेसी भारत में 47 में आने के बाद भी वो जो मॉडल था बेवेरियन का, वो मॉडल वैसा ही रहा। और चूंकि लेजिस्लेशन बनाने वाले अब अलग कर दिए गए थे और कर्मचारी अलग कर दिए गए थे, कर्मचारियों को पब्लिक सर्वेंट कहा गया और जो लेजिस्लेशन बनाने वाले थे उनको चुनाव के माध्यम से लाया गया। लेकिन भारत में उस मॉडल को हमने बदला नहीं, सिर्फ इतना सा काम हो गया कि राजा की जगह पर चुने हुए लोग बैठने लगे। अब राजा की जगह चुने हुए लोग बैठ गए, चुने हुए लोगों के ऊपर भी शासन अगर किसी ने किया तो वो ये कर्मचारी ही थे। अब वो गोरे ईसाई नहीं रहे, काले अंग्रेज बैठ गए, बस इतना सा फर्क आया। लेकिन वही जो उस समय चीफ सेक्रेटरी था वो बाद में भी हुआ, जो उस समय सेक्रेटरी था वो बाद में भी हुआ, जो उस समय डीएम था 47 से पहले वो 47 के बाद भी डीएम था। यानी कि सिर्फ हम एक काम कर पाए कि हम स्वराज्य हासिल कर पाए, स्वतंत्र नहीं। और तंत्र वैसा होने की वजह से जैसे ही कोई कमज़ोर शासन कड़ी आती है या अयोग्य राजा बैठता है, चाहे राज्य में बैठे चाहे केंद्र में बैठे, अयोग्य राजा या पूर्ण रूप से वो न करने वाला या फिर सरकारी मशीनरी के हाथ में खिलने वाला। ऐसा कहा गया कि नीतीश कुमार जब बिहार में बैठे तो पहले लालू के गुंडों का राज्य था, अब वर्दीधारी गुंडों का राज्य हो गया। यानी कि लालू के गुंडे हटे तो नीतीश कुमार ने प्रशासन को इतनी छूट दे दी कि अब वो प्रशासनिक गुंडे बैठ गए, ऐसा लोग कहते हैं। और ये अगर आप प्रशांत किशोर की बात सुनेंगे तो प्रशांत किशोर इस बात की बात करते हैं कि लेकिन वसूली उतनी हो रही है, लेकिन लूटपाट वैसी चल रही है। ये क्या है? ये कमज़ोर शासन होने का परिणाम है। नीतीश कुमार एक कमज़ोर शासक हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो शासन में बने रहना चाहते हैं, ये उनकी महत्वाकांक्षा है और उसके लिए वो इधर का उधर। तो परिणाम ये निकलता है कि शासन जो है, यानी कि जो प्रशासन है, वो प्रशासन मजबूत होता जाता है और प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं डाल पाते नीतीश कुमार। जिनको वो सुशासन कहते हैं, वो प्रशासन दुशासन बन गया। अब प्रशासन जब दुशासन बन जाए तो सोचने की बात है। ऐसा ही एक प्रकरण पहले भी आया है। वो कौन से राज्य का है, कहाँ का है, या कुछ लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश के बागपत का है, किसके शासनकाल का है मुझे पता नहीं है कि वो योगी जी के शासनकाल का है या फिर वो अखिलेश यादव का, संभवतः अखिलेश यादव के शासनकाल का ही होगा। लेकिन वो एक अधिकारी है जो पुलिस वाला है, एसीपी रहा होगा या डिप्टी कमिश्नर रहा होगा, सीओ रहा होगा, जो भी उसका पद रहा होगा, वो वहाँ पर जाता है और कुछ कहता है और ये कहता है कि देखिए, तुम अगर चुनाव यहाँ पर चल रहा है, लाठी गिराकर मारूंगा अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो। रिक्वेस्ट भी कर सकता था कि भाई परिणाम अच्छे नहीं होंगे, लेकिन उसने सख्ती से कहना शुरू किया। अब इतनी शक्ति तो लोग भारत में, चूंकि गुलामी 250 वर्षों से है और 250 वर्षों से गुलामी तो पहले से है, 250 वर्षों से ये शासन चल रहा है, इसलिए इतनी तो भाई मान लेता है।
लेकिन उनमें से एक प्रत्याशी जितेंद्र सिंह नाम का जब आकर अपने लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि भाई मैं समझाता हूँ, वो जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ रहा है, उसके बीच में वो अधिकारी कूदता है और कूद कर उसको डांटना शुरू करता है। जब वो कहता है कौन हो तुम, तो वो कहता है कि मैं प्रत्याशी हूँ और ये लोग मेरी जनता है, ये मेरे लिए या किसी के लिए भी वोट डालें, मैं इनको कन्विंस कर लूँगा। जब कर्मचारियों को ऐसा दिख रहा होना चाहिए कि अगर कोई कन्विंस कर सकता है तो उनको वहाँ से दूर रहना चाहिए, लेकिन उस कर्मचारी ने क्या किया, उसने उस व्यक्ति को गाली देना शुरू किया, माँ बहन की गाली देना शुरू किया, जिसको सुनाया नहीं जा सकता। मैं वीडियो इसके साथ पेस्ट करूँगा उसका, जो सुनाया नहीं जा सकता। कहीं का प्रचार करने अभी लाठी मार, तू क्यों बोलेगा? तू कौन होता है बोलने वाला? तू कौन है बोलने वाला? तू कौन है बोलने वाला? रुक जा, तू क्यों बोल रहा है? रुक जा, रुको, तू क्यों? रुक जा, रुको, तू क्यों समझा रहा है? रुक, तू क्यों समझा रहा है? तू क्यों समझा रहा है? तुम क्यों समझा रहा है? तू अधिकारियों के बीच क्यों आया? मैं अधिकारी को, तू अधिकारियों के बीच क्यों आया? आप क्या कह रहे हैं? बैठाइए इसको, बैठाइए इसको, बैठाइए इसको, बैठाइए इसको, बैठाइए इसको, बैठाइए इसको, गाड़ी बैठाइए, गाड़ी बैठाइए, गाड़ी बैठाइए, गाड़ी बैठाइए, गाड़ी बैठाइए। अब जितेंद्र सिंह का कहना था कि इन्होंने मुझे उठा लिया, उठाने के बाद 14 घंटे तक रखा और अमर्यादित भाषा जैसे वो कर रहा था पब्लिक डोमेन पर, वैसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर मतदाता को धमकाने का कार्य कर रहे थे। और आपने इस वीडियो में देखा होगा जो उन्होंने बदतमीजी का और गाली गलौज का इस्तेमाल किया। ऐसे अधिकारी को अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है। मुझे इन्होंने करीब 14 घंटे नज़रबंद रखा गया और मेरे साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। इसलिए हमारे बच्चों को कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने मुझे तलाश करने का काफ़ी प्रयास किया। मेरे पास मेरा फ़ोन इन्होंने जब्त कर लिया था और मैं रात के करीब 11:15 बजे के करीब उन्होंने मुझे रिहा करने का काम किया। अभी तक सुनने में नहीं आया कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया हो, लेकिन जब ड्राइवरों की हड़ताल चल रही थी तो एक जिले के शाहजहाँपुर के डीएम साहब बैठक ले रहे थे। अब डीएम कौन है? लोक प्रशासक है। लोक प्रशासक कौन है? किसकी शक्ति पर है? लोक प्रशासक किसकी डायरेक्शन पर काम करेगा? लोक प्रशासक केवल एग्जीक्यूटिव होता है, वो केवल पालन करेगा, वो आदेश नहीं दे सकता। वो आदेश देगा तो अपने कर्मचारियों को आदेश देगा, जनता को आदेश देने का अधिकार उसको नहीं है। जनता को अगर कोई आदेश दे सकता है तो वो कानून बनाकर दिया जा सकता है, वो भी कानून आदेश नहीं देता। वो अपने कर्मचारियों को आदेश दे, कोई समस्या नहीं। लेकिन जनता से अभद्रता करेगा तो जनता तो जनार्दन है। जनता के द्वारा ही पोषित होते हैं प्रशासनिक अधिकारी और जनता के द्वारा ही प्रशासनिक होता है शासन। शासन में कहता हूँ तो सरकार रहती है और प्रशासन जिसको मैं कहता हूँ तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रहते हैं। उन्होंने उसको डांटना शुरू किया और जैसे वो सज्जन बागपत वाले या वो सज्जन जो जितेंद्र सिंह नामक प्रत्याशी को गालियां दे रहे हैं, तेरी औकात क्या है, तू कौन है, वो तो प्रत्याशी था, बहुत बड़ा आदमी था, हारे जीते वो अलग बात है, वो तो प्रत्याशी था। लेकिन इन्होंने तो ड्राइवरों के साथ बैठक करना तय किया, कुछ इनके मातहत कर्मचारी और बैठे हुए हैं और इन्होंने ड्राइवरों ने जब कहा कि भाई साहब आप बात तो सही से करिए, इन्होंने भी वही भाषा इस्तेमाल करनी शुरू की कि मैं क्या करूँगा, दबाव में लेने। उसने कहा आप बात तो कायदे से करिए, बात सही से करिए। तो सज्जन डीएम साहब का दिमाग खराब हो गया और डीएम साहब उनको देने लगे गालियाँ, तेरी औकात क्या है। कोई कानून का ध्यान नहीं लेगा, इधर मेरा सुनिए। हाँ, और ऐसी बात हम अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो, समझ रखो। क्या करोगे तुम? तुम्हारी यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई हमारी कोई नहीं है, कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे। ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाहजहाँपुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की
काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बात को। अब औकात अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल कमरे में बैठकर पढ़ लिए थे, जिसकी वजह से आपको नौकर बनाया गया हमारे देश में, इस महान देश में, तो नौकर मालिक के ऊपर कैसे बैठ सकता है? वो तो मालिक है जो टैक्स देता है, जो चलाता है, जो देश के लिए समर्पण करता है और वो जीवन पर्यंत यही काम करता है। अब 5 साल पढ़कर काम करना शुरू किया, 4 साल 3 साल 2 साल कभी कभी पढ़कर काम करना शुरू किया। आप बहुत अच्छा रट लेते थे, बहुत अच्छा याद कर लेते थे, बहुत अच्छा समझ लेते थे। इसमें आपका कोई बढ़प्पन नहीं है, उसका दोष भी नहीं है, क्योंकि ये तो परमेश्वर ने तय किया कि किसकी बुद्धि कैसी होगी, उसकी मन बुद्धि कैसी होगी। और व्यक्ति तो वही है जिसकी बुद्धि ने तर्कपूर्वक मन को संयमित कर लिया और अहंकार को खत्म कर लिया। और अगर आपके पढ़ने लिखने के बावजूद अहंकार आपके अंदर रह गया तो ये तो शिक्षा नहीं है। आप वैदिक वेद शिक्षा में जाएंगे तो ये इसको शिक्षा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अहंकार को समाप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। अब डीएम साहब का अहंकार औकात पूछने लगा। खैर, उस व्यक्ति ने कहा यही तो बड़ी भारी कमी है, क्योंकि हम बात करना चाहते हैं, आप हमको। यहाँ पर वो वीडियो वायरल हो गया, सीएम साहब के संज्ञान में गया। सीएम साहब ने डीएम साहब को तत्काल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की लिस्ट से बाहर कर दिया। हालांकि कुछ वेबसाइटें कह रही हैं कि टर्मिनेट कर दिया, कुछ कह रही हैं सस्पेंड कर दिया, कुछ कह रही हैं हटा दिया, कुछ कह रही हैं भगा। सब अपने अपने तरह से करें। मेरा मानना यह है कि बहुत ज़्यादा इस विषय पर एक प्रशासनिक टीम बिठाई जा सकती है और प्रशासनिक रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और दूसरा ये है कि वो जिलाधिकारी होने योग्य हैं कि नहीं है, क्योंकि जिलाधिकारी का मतलब ये होता है एक जिले का ऐसा अधिक काम करने वाला व्यक्ति जो उस जिले में उस जिले की समस्याओं का समाधान करेगा, प्रशासनिक तंत्र को सही रखेगा और जनता पर सरकार का शासन अच्छा दिखे, ऐसा पूरा भरपूर प्रयास करेगा, तो ही वो है। नहीं तो क्या है? नहीं तो हम सब जान रहे हैं कि वो क्या है। सीएम साहब के संज्ञान में जब बात गई तो उन्होंने उसको तत्काल हटाया और डीएम को हटाने के बाद स्टेटमेंट भी एएनआई ने स्टेटमेंट लिया। मैं उनका स्टेटमेंट आपको लगाकर सुनाऊंगा। एएनआई ने स्टेटमेंट लिया और कहा भाई जनता का शासन है, जनता की ही सरकार है और मोदी जी के नेतृत्व में शोषित वंचित समाज को ही प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो फिर ऐसी अमर्यादित भाषा शासन की कैसे, प्रशासन की हो कैसे सकती है जहां शासन में सरकार ही शोषित वंचितों की हो। एक उचित एक्शन, सही समय पर एक्शन, सही निर्देश। अब ऐसे अगर 10-5 एक्शन हो जाएं, और मैं लगातार कहता हूं कि राजा को अपना जो हमारे यहाँ का वैदिक तंत्र है उसमें वो कहता है राजा गुप्तचरों से व्यक्तिगत बात करेगा। गुप्तचर जो हैं वो राज्य का मूल हैं। गुप्तचर जैसे राजा धर्म का मूल है, वैसे ही गुप्तचर राज्य का मूल हैं और उसका निचोड़ मंत्रणा है। ये महाभारत भी कहती है। मंत्रणा से मतलब राजा उनकी बात व्यक्तिगत सुने और सुनने के पश्चात उसके जो सखा हों, जो उस लेवल के और मंत्रणा करने वाले, जिसमें पुरोहित शामिल हो सकता है, जिसमें महामंत्री शामिल हो सकता है, जिसमें मंत्रिपरिषद शामिल हो सकती है, उसके सामने बात रखे समझने के बाद और रखने के बाद उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए सहमति बनाए और कार्रवाई करने के लिए जो सहमति बनाई जाए उसके बाद दिशा निर्देश दिया जाए। लेकिन अगर तंत्र में गुप्तचर और तंत्र दोनों एक ही हो जाएंगे, पालन करने वाले और गुप्तचरी करने वाले एक ही हो जाएंगे, गुप्तचरी करने वाले पालन करने वाले अलग अलग नहीं रहेंगे, राजा के पास सूचना सही से नहीं पहुंचेगी, गुप्तचरों की पहचान प्रशासन कर लेगा, तो फिर ऐसे शासन में गड़बड़ी होना स्वाभाविक है। क्या होगा?
आगे कैसे हम गुप्तचरों को और प्रशासन को अलग अलग कर सकते हैं, इस पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रशासन को ये डर रहे कि गुप्तचरी हो रही है जिसका उनको ज्ञान नहीं हो सकता, तो फिर वो सही रहेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं होता है लेकिन वहाँ लिखा होता है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, तो व्यक्ति को यह एहसास रहता है कि मेरे ऊपर कोई निगरानी करने वाला है, अतः गलती नहीं करनी या मिनिमम करनी। लेकिन अगर निरंकुश रहेगा कि भाई कौन, अरे सूचना देने वाला जो होगा वो तो अपना ही आदमी है, क्या है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या है, गुप्तचर सदैव गुप्त ही रहने चाहिए और प्रशासन पब्लिक के मध्य में रहना चाहिए और शासन प्रशासन को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने में सक्षम होना चाहिए। सही सूचनाएं गुप्तचरों के माध्यम से मिलनी चाहिए और प्रशासन का जो स्वभाव है, जो उसका वर्ताव है जनता के साथ, वो मित्रवत होना चाहिए। जहां पर कठोरता की आवश्यकता है वहां कठोरता भी ऐसी होनी चाहिए कि उस व्यक्ति के अलावा जिसके ऊपर कठोरता इस्तेमाल की गई है उसके अलावा किसी और को पता न लग सके। जेल भेजिए, मुकदमा करिए, कोई समस्या नहीं, लेकिन अभद्र भाषा का इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से करना प्रशासन के लिए शुभ संकेत नहीं होता और शासन को कहीं ना कहीं बदनाम करता है। मुझे लगता है कि सीएम मोहन यादव जी का ये एक प्रशासनिक तंत्र के प्रति जो रवैया दिखाई दिया, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो हमारे देश में बहुत कुछ हम सही कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।